बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 10 को जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्लासेस। हमने क्लास यूज़ करनी है और कंस्ट्रक्टर्स एंड देयर टाइप्स, कि हमने कंस्ट्रक्टर बनाने हैं क्लास के अंदर और डिफरेंट तरह की टाइप्स यूज़ करनी है। अब यहाँ पे करना क्या, सर ने वो हमें बता दिया। राइट अ प्रोग्राम, सर कह रहे हैं प्रोग्राम लिखो C++ लैंग्वेज के अंदर विच इम्प्लीमेंट अ क्लास नेम्ड एम्प्लॉय। यानी सर कह रहे हैं कि आप सबसे पहले क्या करो, एक क्लास क्रिएट करो जिसका नाम तुमने क्या रखना है, एम्प्लॉय नाम रखना है। सो हमने यहाँ से ये नाम जो है वो कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से चलते हैं अपने प्रोग्राम में। ये है दोस्तों हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आपको बड़ी दफ़ा मैंने समझा चुका हूँ। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी आपको आता है। अब हम यहाँ पे क्लास कैसे बनाते हैं आपको पता है। जब भी हमने क्लास क्रिएट करनी है तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड्स, और उसके बाद जो भी हमने क्लास का नाम देना हो हम क्लास का नाम बताते हैं। तो यहाँ हमारी क्लास का नाम एम्प्लॉय, और उसके बाद क्लास की बॉडी, और क्लास की बॉडी के लास्ट में क्या होता है, सेमीकोलन होता है। ठीक है जी, चलें जी, एक काम हमने कर दिया कि हमने एक प्रोग्राम लिख लिया जिसके अंदर हमने क्लास बना लिया एम्प्लॉय के नाम से। उसके बाद फिर सर कह रहे हैं दिस क्लास हैज़ द फॉलोइंग डाटा मेंबर्स। डाटा मेंबर कहते हैं वेरिएबल्स को, यानी आप क्लास के अंदर जो वेरिएबल बनाते हो ना उसको बेसिकली क्लास के डाटा मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सर कह रहे हैं तुमने कितने वेरिएबल बनाने हैं, 4 यानी डाटा मेंबर बनाने हैं। पहला बनाना है नेम के नाम से, जिसकी डाटा करैक्टर स्ट्रिंग होगी, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप करैक्टर अरे बना लो या फिर स्ट्रिंग डाटा रख लो। दूसरा डबल ID, यानी आपके वेरिएबल का नाम ID होगा और उसकी डाटा क्या होगी, डबल होगी। उसके बाद करैक्टर स्ट्रिंग जेंडर, आपकी वेरिएबल का नाम जेंडर होगा और उसकी डाटा क्या होगी, करैक्टर स्ट्रिंग होगी, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप करैक्टर रख लो या फिर आप जो है स्ट्रिंग डाटा भी रख लो। तो उसके बाद स्ट्रिंग इंटीजर एज, यानी आपका जो वेरिएबल है वो एज नाम से होगा और उसकी डाटा इंटीजर होगी। तो यहाँ पे चलते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं जी नेम नाम का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप यूज़ करूँगा नेम के लिए। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे इस तरह करैक्टर अरे भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह मैं बना के दिखाता हूँ आपको वो कैसे बनाते हैं। आपने लिखा करैक्टर, आगे आपके जो भी वेरिएबल का नाम मान लिया आपने रखना नेम, और उसके बाद उसकी अरे बनानी है। मान लो जितने भी करैक्टर आपने इसमें स्टोर करने हैं। अब यहाँ पे 30 का मतलब क्या मतलब आप कह रहे हो कि मुझे इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर करैक्टर टाइप के 30 करैक्टर जो है वो स्टोर करने हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप यूज़ करूँगा। तो स्ट्रिंग नेम, ठीक है जी, बना लिया। उसके बाद दूसरे नंबर में कौन सा डाटा मेंबर बनाना था, ID के नाम से, जिसकी डाटा डबल होनी है। तो यहाँ मैंने कहा जो दूसरा मेरा वेरिएबल है वो है DOUBLE, डबल डाटा के साथ ID के नाम से, जिसमें हम यूज़र की एम्प्लॉय की ID स्टोर करेंगे, इसमें एम्प्लॉय का नेम स्टोर करेंगे। उसके बाद करैक्टर स्ट्रिंग जेंडर, यानी यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप करैक्टर की अरे बना लो और या फिर आप स्ट्रिंग टाइप यूज़ करो। तो मैं स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर लेता हूँ, स्ट्रिंग, और नाम क्या रखना है, जेंडर, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे, यूज़र एम्प्लॉय की जेंडर स्टोर करेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। उसके बाद इंटीजर एज, मतलब इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे। अब हम यहाँ पे इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके नाम क्या रखना है हमने, एज। ठीक है जी, तो यहाँ पे चलें जी, इतना हो गया जी, इतना दोस्तों निकाल दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट सर कह रहे हैं यू हैव टू इम्प्लीमेंट द डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर दिस क्लास। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, अब तुम इस क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर बनाओ, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाओ। दोस्तों डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हमने ये जो वेरिएबल बनाया ना, यानी ये जो क्लास के अंदर डाटा मेंबर बनाया है, इनकी वैल्यूज़ को हम जो है डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर देते हैं। जैसे ये देखें, ये स्ट्रिंग नेम है ना, तो इसको मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख लूँगा। ये डबल ID है ना, इसको मैं रख लूँगा डबल के अंदर 0.0। डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको पता है, डबल डाटा की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0.0 होती है, और स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है एम्प्टी स्ट्रिंग, और इंट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, आपको पता है जो कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती और उसका नेम सेम क्लास के नेम जैसा होता है। तो यहाँ पे देखें, जो हमारी क्लास का नेम है यही सेम नेम हमारे कंस्ट्रक्टर का होगा। और उसके बाद आगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम राउंड ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ देते हैं, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर की बॉडी होती है, और इस बॉडी के अंदर जितने भी आपके पास ये वेरिएबल्स हैं यानी डाटा मेंबर्स हैं, इनको हम डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज़ कर देंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहला वेरिएबल कौन सा है, डाटा मेंबर कौन सा, नेम। तो नेम की डाटा क्या है, स्ट्रिंग, तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एम्प्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, ID। तो ID किस टाइप का है, डबल टाइप का, तो डबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। ठीक है जी, उसके बाद स्ट्रिंग जेंडर, तो जेंडर की डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हम रखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है जी, उसके बाद इंट एज, तो एज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम रखेंगे वो है जी 0। क्यों, क्योंकि वो उसकी डाटा इंट है। तो दिस इज़ आ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है
इसमें हम वैल्यू नीचे से टेक करते हैं, मतलब मेन के फंक्शन से हम वैल्यू लेते हैं और फिर उनको अपने इन डाटा मेंबर में स्टोर करते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे बना लिया अपने एम्प्लॉय क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उतने आर्गूमेंट इस राउंड ब्रैकेट के अंदर उतने मतलब आर्गूमेंट लेते हैं जितने हमारे पास डाटा मेंबर हो। तो हमारे पास 4 डाटा मेंबर है। तो पहला डाटा मेंबर है स्ट्रिंग टाइप का, तो मैंने कहा स्ट्रिंग टाइप के साथ मुझे एक नीचे से नेम आना जो कि मैंने एन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा मुझे क्या नीचे से आनी है देन आईडी। तो आईडी के लिए मैं डबल डाटा भी यूज़ करूँगा, मतलब जो डाटा यहाँ पे लगी हुई है ना वही आपने सेम यूज़ करनी है डबल। और डबल के लिए आईडी के लिए मैं शॉर्टकट आई रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जनाब नेक्स्ट मुझे क्या मिलना है, जेंडर मिलनी है नीचे से। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ जी स्ट्रिंग जी जेंडर के लिए जी रख लेता हूँ। और उसके बाद इंट एज, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया इंट एज के लिए मैंने ए रख लिया, ठीक है जी। और उसके बाद ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की बॉडी होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे से हमें वैल्यू मिली हैं NIGA के अंदर, ठीक है, इनको हम स्टोर करेंगे किसके अंदर, अपने इस डाटा मेंबर्स के अंदर, नेम आईडी जेंडर एज के अंदर। तो यहाँ मैंने सबसे कहा जो मेरा नेम वाला डाटा मेंबर है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर कर दो, ये जो N के अंदर मतलब नेम के अंदर नेम आया है, ठीक है। देन मैंने कहा जो मेरा आईडी वाला डाटा मेंबर है उसके अंदर क्या स्टोर कर दो, ये आई वेरिएबल आई डाटा मेंबर की वैल्यू। उसके बाद जेंडर है, तो जेंडर के लिए मैंने कहा जेंडर इक्वल टू कर दो किसके, इस जी वेरिएबल की वैल्यू के। और उसके बाद एज है, तो एज को इक्वल कर दिया इस ए वाले आर्गुमेंट की वैल्यू के, ठीक है जी। तो ये दोस्तों हमारे पास हो गया जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देन उसके बाद सर क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। राइट अ गेटर एंड सेटर फॉर ईच डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास एंड आल्सो इम्प्लीमेंट अ मेंबर फंक्शंस नेम डिस्प्ले दैट विल आउटपुट द वैल्यूज ऑफ दीज डाटा मेंबर्स फॉर द कॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी सर कह रहे हैं तुमने अब ये जितने ये तुम्हारे पास जो डाटा मेंबर है ना, नेम आईडी जेंडर एज, इन सब के लिए अलग अलग जो है सेटर और गेटर फंक्शन बनाओ। 200 सेटर फंक्शन वो होता है जिसमें हम वैल्यू सेट करते हैं और सेटर फंक्शन की रिटर्न टाइप जो है वाइड होती है। तो मैंने यहाँ पे कहा वाइड सेट नेम और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाएंगे हम। और उसके बाद सेट नेम के अंदर हम क्या करेंगे, जो नेम वेरिएबल है उसको सेट कर देंगे किसके साथ, एन वेरिएबल की वैल्यू के साथ। अब ये एन वेरिएबल कौन सा, यहाँ से हम लेंगे एन वेरिएबल, मतलब नीचे से वैल्यू हम लेंगे स्ट्रिंग एन के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों हम सेम ऐसे यहाँ पे कहेंगे वाइड। अब हमने किसके लिए सेटर फंक्शन बनाना है, आईडी के लिए। तो मैंने यहाँ पे कह दिया वाइड सेट आईडी और सेट आईडी के अंदर मैंने कहा आईडी को इक्वल कर दो किसके, आई वेरिएबल की वैल्यू। तो ये आई वेरिएबल हम यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे कह दिया मैंने डबल DOUBLE डबल आई, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा हमारे पास कौन सा डाटा मेंबर है, तीसरा चौथा है जी, तीसरा है जी जेंडर और फिर है एज। चलें जी उसके लिए भी सेटर फंक्शन बना लेते हैं। तो वाइड सेट जेंडर, ठीक है। और उसकी डाटा हमने किस टाइप की वैल्यू लेनी है, स्ट्रिंग टाइप की, किसके अंदर, जी नाम के आर्गुमेंट में ले लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा जो जेंडर नाम का मेरा डाटा मेंबर है उसको जी की वैल्यू के इक्वल कर दो। ये सेटर फंक्शन हो गया इसका। उसके बाद वाइड देन हमने सेटर फंक्शन बनाना है सेट किसके लिए, एज के लिए। तो सेट एज, उसके अंदर हमने कहा इंट ए और देन उसके बाद मैंने कहा जो एज वेरिएबल है उसको इक्वल कर दो किसके, ए वेरिएबल की वैल्यू के। मतलब जो हमें नीचे से वैल्यू मिल रही है ना वो हमने उठा के इसको दे दी, अपने इस एज वाले वेरिएबल को दे दी। चलें जी उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इनके बनाने हैं दोस्तों गेटर फंक्शन। तो गेटर फंक्शन बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है, सिंपली सबसे पहले हम गेटर फंक्शन बनाएंगे किसके लिए, नेम के लिए। तो दोस्तों गेटर फंक्शन वो होता है जो अपनी वैल्यू रिटर्न करता है। अब मुझे ये बताएं नेम की डाटा क्या थी, नेम की डाटा थी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जो दोस्तों जिस टाइप की हमने वैल्यू रिटर्न करनी हो ना वो वाली डाटा शुरू पे लगा देते हैं। तो मैंने कहा मुझे चूँकि नेम की डाटा स्ट्रिंग थी, आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें नेम की डाटा स्ट्रिंग थी, इसलिए मैंने अपने जो गेटर फंक्शन है जो नेम रिटर्न करेगा उसकी डाटा मैंने स्ट्रिंग लगा दी। उसके बाद मैंने कहा गेट नेम, ठीक है। और उसके अंदर हम 200 वैल्यू रिटर्न कैसे करेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं रिटर्न, आगे उस वेरिएबल का नाम बताते हैं जिसने अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो किसने अपनी वैल्यू रिटर्न करनी है, नेम वाले डाटा मेंबर ने। इसी तरह बाकी भी सारा आपने करना है। देन उसके बाद आपने आईडी के लिए करना है। तो आईडी की डाटा थी डबल DOUBLE डबल और उसके बाद गेट आईडी, ठीक है। अब रिटर्न करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड और उसके बाद कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, आईडी वेरिएबल की। तो यहाँ पे मैंने कहा दिया आईडी। चलें जी उसके बाद हम नेक्स्ट अब किसकी वैल्यू रिटर्न करनी है, गेटर फंक्शन किसके लिए बनाना है, जेंडर के लिए। तो उसके लिए उसकी डाटा क्या थी, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डाटा पर रिटर्न लिखी यहाँ पे गेट जेंडर, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया रिटर्न जेंडर,
ठीक है जी। अब हमने किसके लिए बनाना है, एज के लिए, तो एज के लिए बना लेते हैं। हमने यहाँ पे कह दिया एज की डाटा थी इंट, तो मैंने कहा इंट, और एज के लिए हमने कहा यहाँ पे गेट एज, ठीक है जी। और गेट एज रिटर्न करने के लिए हम लिखेंगे रिटर्न एज। समझ आ गई बात की। चलिए तो सारे दोस्तों हमने सेटर गेटर भी बना लिए। अब लास्ट में सामने कहा था तुमने एक फंक्शन बनाना है डिस्प्ले के नाम से, जो क्या करेगा, जो आपकी वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों वाइट डिस्प्ले, मेरे फंक्शन का नाम, आगे राउंड ब्रैकेट, उसके बाद वो क्या करेगा, वो वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सी आउट, और उसके बाद पहली वैल्यू क्या है, हमने सबसे पहले क्या डिस्प्ले करना, नेम डिस्प्ले करना। तो हमने यहाँ पे क्या दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम किसके अंदर पड़ा हुआ है, नेम वाले डाटा मेंबर के अंदर। देन इसी तरह हमने यहाँ पे क्या दिया बैकस्लैश एन सॉरी एम्प्लॉय आईडी, और वो पड़ी हुई है आईडी वाले डाटा मेंबर के अंदर। ओके जी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे क्या दिया, तीसरे नंबर में क्या डिस्प्ले करना है, तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने जो चीज़ डिस्प्ले करनी है वो है जी एम्प्लॉय की जेंडर, ठीक है। तो एम्प्लॉय की जेंडर के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर वेरिएबल, जेंडर, ठीक है जी। और उसके बाद सी आउट, देन हमने क्या डिस्प्ले करना है, हमने नेक्स्ट डिस्प्ले करना है एम्प्लॉय की एज, ठीक है जी। तो यहाँ पे एज वेरिएबल की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे, सॉरी डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है जी। इतना कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेन के फंक्शन में, अब क्लास में जितना काम करना था कर लिया, अब हमने सारा काम मेन के फंक्शन में करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, इन द मेन फंक्शन यू नीड टू क्रिएट 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास एम्प्लॉय। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, अब तुम अपनी ये जो एम्प्लॉय नाम की क्लास है इसके 2 ऑब्जेक्ट बनाओ, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। तो यहाँ मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय E1 के नाम से, ठीक है, E1 के नाम से। दोस्तों ये जो E1 ऑब्जेक्ट है ये किसके लिए बनाया मैंने, बेसिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। ये बेसिकली आपका जो E1 ऑब्जेक्ट है ये किसको कॉल करेगा, इस आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, मतलब इस वाले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। उसके लिए मैंने कहा जो मेरा एम्प्लॉय क्लास है उसका एक और ऑब्जेक्ट बना दो E2 के नाम से, लेकिन उसको दोस्तों हमने वैल्यू भी पास करनी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो जब दोस्तों आप अपने किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के आगे राउंड ब्रैकेट लगा के उसको जो भी वैल्यू देनी हो तो वो वैल्यू तरतीब से देते हैं। अब मुझे बताएं आपने कौन सी तरतीब में वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, ये आप हमारा जी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसको हमने पहले नेम पास करना है, फिर आईडी पास करनी है, फिर जेंडर, और फिर उसके बाद एज। तो चलते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या पास करना है, नेम। तो नेम के लिए, नेम चूँकि स्ट्रिंग टाइप के अंदर है तो स्ट्रिंग टाइप के लिए हम डबल कोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो नेम खिज़र शहाल, ठीक है जी। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। दूसरे नंबर में क्या पास करना है, आईडी। तो आईडी है जी, मान लो जी 10023, ठीक है, ये हमारे पास आईडी है मान लो। उसके बाद जनाब हमने क्या पास करना है, जेंडर। तो जेंडर के लिए हम उसकी डाटा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन, उसके में लिख दिया मैंने मेल, ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर में हमने क्या पास करना है, एज। तो एज हमने यहाँ पे पास कर दी 25, ठीक है, जो कि जिसकी डाटा इंट थी तो इंट के अंदर हमने 25 यानी 25 जो है वो पास कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, 24 है यार, 25 में तो अभी लगाऊँ। अच्छा, तो जनाब कुछ इस तरह से E1 एंड E2 हमने ये क्या कर दिए हैं जनाब, ऑब्जेक्ट 1 बना लिया, फिर ऑब्जेक्ट 2 बना लिया। यहाँ तक हमारा ये काम फिनिश हो गया। हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यू सामने क्या था, डिस्प्ले करनी है आपने। ये देखो आगे सर कह रहे हैं इनिशियलाइज 1 ऑब्जेक्ट विद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड विद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आल्सो शो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स विद द डिस्प्ले फंक्शन। सर कह रहे हैं अब तुम क्या करो, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके साथ तुम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाओ। तो यहाँ मैंने कहा सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर 200 हेडिंग दे देते हैं, वैल्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। इतना कर लिया और उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके जी। उसके बाद हम यहाँ पे अब
जब कॉलिंग करेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को तो उसके लिए हम अपने डिस्प्ले फंक्शन को किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, E1 के साथ, क्योंकि दोस्तों जो E1 है ये आपके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कहा दिया E1 जो ऑब्जेक्ट है डॉट इसके साथ मेरे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है जी। देन उसके बाद अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने अगेन डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है, लेकिन इस दफ़ा E2 के साथ कॉल करना है, यानी पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे पहले हम एक क्या काम करेंगे, पहले एक मैसेज देंगे ऐसे, और मैसेज के शुरू पे हम 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं, 2 लाइन का ब्रेक कर लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। और उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं कॉलिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। ये कर दिया हमने, चलिए जितना कर दिया हमने। और उसके बाद हमने यहाँ पे कहा E2 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो। समझ आ गई बात की। ये ले जी हमने दोस्तों पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है वो हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे थोड़ा लाइन का ब्रेक कर देते हैं ताकि वो थोड़ा इजीली दिखाई दे सके मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सर ने क्या किया, नेक्स्ट सर ये कह रहे हैं कि अब तुमने बताया करना है इन द एंड अपडेट द वैल्यूज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सेटर फंक्शंस एंड देन शो द अपडेटेड वैल्यूज ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग गेटर फंक्शंस। यानी सर कह रहे हैं अब तुम ये करो कि जो तुमने सेटर और गेटर फंक्शन बनाया ना उनके थ्रू वैल्यू, पहले सेटर फंक्शन के थ्रू वैल्यू अपडेट करो, फिर उन्हीं वैल्यूज़ को जो है स्क्रीन पे गेटर फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करो। तो कैसे करेंगे दोस्तों ये काम, उसके लिए देखें हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे हमने एक गलती की है दोस्तों, वो ये की है कि यहाँ पे आपने ये नहीं बताया कि आपकी क्लास के अंदर ये जो जितने भी आपने डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यूज़ किए हैं इनका एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा होगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर हम दोस्तों यहाँ पे पब्लिक रख लेते हैं। हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं, पब्लिक नहीं, हम प्राइवेट पहले रखते हैं प्राइवेट, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिक रख लेते हैं। जहाँ से हमारे कंस्ट्रक्टर स्टार्ट हो रहे हैं इनको हम पब्लिक कर लेते हैं, पब्लिक, ठीक है जी। चलें जी, इतना हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम अपने सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे E1 के साथ सेटर फंक्शन को कॉल कर लें या E2 के साथ, आपकी मर्ज़ी, अब जिस मर्ज़ी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर लो। मैंने कहा E1 के साथ मैं कॉल करता हूँ, E1 डॉट सेट नेम, और उसके अंदर नेम क्या सेट करेंगे, मान लीजिए जैसे KST लर्निंग, ठीक है जी। उसके बाद E1 डॉट सेट ID, वो हम रख लेते हैं मानो 1002526 सॉरी। उसके बाद E1 डॉट सेट जेंडर, और जेंडर क्या जी, मेल, और उसके बाद E1 डॉट सेट एज कर लेते हैं, यहाँ पे 2-3 कर लेते हैं, मान लें कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ये लीजिए हमने दोस्तों क्या किया, E1 ऑब्जेक्ट के साथ अपने सेटर फंक्शन को यूज़ करते हुए तमाम की तमाम वैल्यूज अपडेट कर दी हैं, ठीक है। अब इन वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए हम अपने गेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे COD कमांड चलाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जो डाटा आपने डिस्प्ले कर रहे हो ना, ये जो कर रहे हो आप, इसी को आप कॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉल, इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। समझ आ गई बात की, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल बना लेते हैं, ओके जी। अब यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले कैसे होगा, उसके लिए आप अपने गेटर फंक्शन को कॉल करोगे E1 के साथ। मैंने कहा E1 डॉट गेट नेम, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो गेट नेम फंक्शन कॉल कर दो, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आपने ID डिस्प्ले करनी है, उसके लिए आप लिखोगे E1 डॉट गेट ID, ठीक है जी। इसी तरह आपने जेंडर को कॉल करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे E1 डॉट गेट जेंडर, ये लेंगे गेट जेंडर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद हमने एज को करना है, तो एज के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे E1 डॉट गेट एज, ये लें जी, ठीक हो गया। अब यही काम दोस्तों अगर आपने E2 के साथ करना हो तो सेम यही चीज़, यहाँ पे ये पूरा ऐसे कॉपी करोगे, आप ऐसे कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया, और सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, जहाँ पे E1 लिखा हुआ ना यहाँ पे सिर्फ आपने E2 लगा देना, ये लें जी, E2 बस लगा दें, ये लें जी, ठीक हो गया। यहाँ पे भी E2 बस लगा दें, E2, यहाँ पे E2, और उसके बाद यहाँ पे E2, और उसके बाद यहाँ पे भी E2 लगा दिया। अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे चले इतना ठीक है वैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा डाटा अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम डाटा अपडेट कर लेते हैं जी, लाइक जैसे अम्ब्रीन, ठीक है।
और यहाँ पे लाइक हमने उनकी आईडी दे दी 28, ठीक है। और लाइक उनकी जेंडर हम कर लेते हैं जी फीमेल, और उनकी एज यहाँ पे कर लेते हैं 21, ठीक है जी। अब हम इसको डिस्प्ले कर देखते हैं दोस्तों ये कैसे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से किया कंपाइल एंड रन। यहाँ पे सॉरी डिस्प्ले फंक्शन की स्पेलिंग गलत हम लिख रहे हैं, डिस्प्ले PLAY प्ले होता है। कंपाइल करें दोबारा से, चलें जी। तो ये देखें दोस्तों सबसे पहले हमारा ये देखें कॉलिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सबसे दोस्तों देखें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसमें हमने देखें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी, देखें नेम एम्प्टी, ID 0, जेंडर एम्प्टी और एज 0। उसके बाद देखें पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल किए, देखें नेम खिजर शाल, ID ये, जेंडर ये और एज ये। उसके बाद हमारा ये जो हमने सेटर E1 के साथ सेटर फंक्शन कॉल किया था वो देखें उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। और ये हमारे E2 के साथ जो सेटर फंक्शन हमने कॉल किया था और गेटर फंक्शन कॉल किया था ये उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, ठीक है जी। देखिए हमारी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सक्सेसफुली डिस्प्ले हो गई हैं, हमने सारा काम सक्सेसफुली कर लिया। ये थी दोस्तों हमारी लैब नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ की अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।